नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की महत्वपूर्ण पहल के रूप में जिस साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सत्र को प्रारंभ किया गया है, उसके नवीन सत्र को आप कल यानी 9 नवंबर 2022 को रात 8 बजे देख सकते हैं। इस सत्र को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान संबंधों में उतार का युग, जीवन के पहले 1000 दिनों के फ्रंट लाइनर्स, पॉक्सो एक्ट, प्रत्यर्पण तथा कोप 27 शिखर सम्मेलन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान संबंधों में उतार के युग को। हाल के वर्षों में भारत पाकिस्तान संबंधों में एक प्रकार का उतार देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो द्विपक्षीय संपर्क है वह बेहद कम हो गया है और दोनों ही देश द्विपक्षीय सफलताओं की अपेक्षाएं भी बहुत कम कर रहे हैं। इन दोनों देशों के संबंध में एक निश्चित प्रकार की ठंडी शांति देखी जा रही है, चाहे वह सीमा रेखा के संदर्भ में हो, कश्मीर के संदर्भ में हो या दोनों पक्षों के बीच मौखिक आदान प्रदान के संबंध में हो। पारंपरिक तौर पर हमने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक प्रकार के मेलोड्रामा को देखा है। इसके तहत दोनों ही देश अनेक बार एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए गहन रूप से प्रयास करते हैं। हालांकि विभिन्न प्रकार के आतंकवादी हमले इन संबंधों को फिर से नीचे गिरा देते हैं। आतंकवादी हमलों के चलते वार्ताएं टूट जाती हैं और फिर से प्रयास किया जाता है कि वार्ता की बहाली की जाए। ऐतिहासिक रूप से हम इस प्रकार का पैटर्न लगातार देखते रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार का पैटर्न वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही दोनों देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए किसी प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखाई नहीं देती है। वर्तमान में जो भी संपर्क वगैरह दिखाई देते हैं वह व्यापार के सापेक्ष में है या फिर कुछ सामरिक दृष्टिकोण आदि से दिखाई देते हैं। यदि हम इनके संबंधों में 2014 के बाद की पृष्ठभूमि को देखें तो हम ये पाते हैं कि जब 2014 में भारत में नवीन सरकार का गठन हुआ तो उसके बाद से नवीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाए जाने की पहल को किया गया। इसके तहत 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रित किया गया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा भाग भी लिया गया। उसके बाद दिसंबर 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अचानक लाहौर की यात्रा की गई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के द्वारा बैठकें भी की गईं। जब जनवरी 2016 में भारत में पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन के द्वारा हमला किया गया, तब भी भारत को ये उम्मीद थी कि चीजें आगे जाकर बेहतर होंगी। सितंबर 2016 में उरी में जो आतंकवादी हमला देखा गया और भारत के द्वारा जो कथित तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसके बाद से ही व्यवहारिक रूप से दोनों के रिश्ते टूटते दिखाई दिए हैं। जब फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए और उसके बाद अगस्त 2019 में भारत ने कश्मीर के संदर्भ में नवीन प्रकार के फैसले आयोजित किए, उसके बाद से ही दोनों के संबंध ठंडे बस्ते में ही जाते दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने भी अब ये महसूस किया है कि पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने के लिए बहुत अधिक समय, प्रतिबद्धता और प्रयासों की आवश्यकता है और इसमें भी इस बात की बहुत कम गारंटी है कि इतना अधिक प्रयास किए जाने के बावजूद संबंधों की सफलता कायम रहेगी। यही कारण है कि भारत अब अपने इस पश्चिम पड़ोसी के साथ सामान्य संबंधों को आगे बढ़ाए जाने के संदर्भ में एक प्रकार की निरर्थकता को महसूस करता है और यही वर्तमान में संबंधों के उतार का एक बहुत बड़ा कारण कहा जा रहा है।
इन्हीं कारणों के चलते भारत और पाकिस्तान संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे बैक चैनल बातचीत के रूप में ही सिमट कर रह गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो उतार का वर्तमान दौर देखा जा रहा है वह कम से कम 5 कारणों के चलते कहा जा सकता है। प्रथम कारण में यह कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान संबंध ऐतिहासिक रूप से ऐसे संबंधों का इतिहास रहा है जब दोनों ही देशों के द्वारा संबंधों को बेहतर बनाए जाने के अवसरों को छोड़ दिया गया। दोनों ही देशों के द्वारा संघर्ष समाधान के जो प्रयास किए गए वह असफल रहे। साथ ही चूंकि पाकिस्तान में एक दोहरे प्रकार का शक्ति केंद्र देखा जाता है जिसमें सरकार के साथ ही सेना के द्वारा भी वहां नियंत्रण किया जाता है, इसके चलते भी संघर्षों को हल करने में राजनीतिक अक्षमता दिखाई देती है। इन्हीं कारकों के चलते अब भारत पाकिस्तान के साथ व्यापक शांति स्थापित करने को लगभग असंभव ही मानने लगा है। दूसरा, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दोनों पक्षों का यह भी मानना है कि यदि हमें संघर्ष समाधान के रूप में कुछ बातचीत करनी भी है तो ये मुद्दे इतने जटिल हैं कि ये हल करने का कोई आसान तरीका नहीं दिखाते हैं। और जिस प्रकार से वर्तमान में ऑनलाइन जगत आदि में नफरत का भाव देखा जा रहा है, दोनों ही देशों की राजनीति में लोक लुभावनवाद बढ़ रहा है, उसके चलते द्विपक्षीय संघर्ष समाधान आगे चलकर और भी कठिन हो सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत यह भी महसूस करता है कि संबंधों की जटिलता के चलते बहुत बड़े राजनीतिक समाधान की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। यही कारण है कि 1960 के बाद किसी भी प्रकार के बड़े राजनीतिक समाधान को हम नहीं देखते हैं। इसके अलावा भारत का यह भी मानना है कि यदि भारत को कश्मीर में शांति की स्थापना करनी है तो इसमें केवल पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाना आवश्यक नहीं है। भारत अपनी शक्ति के बल पर ही कश्मीर में शांति स्थापित कर सकता है, जो वर्तमान में दिखाई भी दे रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में दोनों ही देश कुछ दूसरे प्रकार की राजनीतिक चुनौतियों में ग्रस्त हैं, जैसे कि पाकिस्तान में आंतरिक अशांति दिखाई दे रही है। इसके अलावा तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ किस प्रकार से संबंधों को बनाया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत भी अपनी सीमाओं पर आक्रामक चीन की चुनौती का सामना कर रहा है, जिसके चलते दोनों ही देश कहीं और व्यस्त हो गए हैं, जो दोनों देशों के मध्य संबंधों में उतार का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वर्तमान में भारत इस्लामाबाद की पाकिस्तान सरकार के साथ वार्ता करने के साथ ही रावलपिंडी में सैन्य प्रतिष्ठान के साथ भी बैक चैनल के रूप में बातचीत करने में संलग्न है, ताकि समस्याओं का बेहतर निपटारा किया जा सके। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि केवल पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के साथ वार्ता बड़े राजनीतिक प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकती। इसके लिए हमें बड़े राजनीतिक प्रश्न जैसे कि कश्मीर आदि का समाधान करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व के साथ ही समानता के आधार पर बातचीत करनी होगी और इसके लिए भी प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से संबंधों में जो उतार का युग देखा जा रहा है वह आगे चलकर और गहन बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे जीवन के पहले 1000 दिनों के फ्रंट लाइनर्स पर। यह कहा जाता है कि यदि हमें मानव विकास के संदर्भ में एक मजबूत नींव को रखना है तो इसके लिए कुपोषण को संबोधित करना बेहद आवश्यक है। बेहतर शिशु और मातृ पोषण, बाल मृत्यु, बीमारी को कम करना, कुपोषण को रोकना, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारण और इससे वयस्क जीवन की उत्पादकता को सक्षम करने में यह सबसे प्रभावी तरीका है। विशेष रूप से इसमें माना जाता है कि जीवन के जो पहले 1000 दिन होते हैं, जिसमें गर्भधारण से लेकर बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्षों को शामिल किया जाता है, वह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इष्टतम विकास का काल होता है, बेहतर बाल अस्तित्व का काल होता है और ये आगे चलकर बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने के संदर्भ में अवसरों की एक महत्वपूर्ण खिड़की को भी प्रस्तुत करता है।
यह माना जाता है कि वास्तव में मस्तिष्क का 80% जो विकास देखा जाता है वह जीवन के इन्हीं पहले 1000 दिनों में ही होता है, क्योंकि इन दिनों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। यही कारण है कि ऐसे समय में कुपोषण के बोझ को कम किया जा सके और इसको दूर किया जा सके। इसी के संदर्भ में भारत कई प्रकार के नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी प्रयासों को कर रहा है, जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत जो प्रमुख कार्यक्रम है वह है समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना, जिसे पोषण अभियान के रूप में भी हम जानते हैं। इसे अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। इसका व्यापक लक्ष्य क्षमता निर्माण है। यह सेवा वितरण में सुधार पर बल देता है, सामुदायिक जुड़ाव भागीदारी पर बल देता है, यह प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात करता है और साथ ही मंत्रालयों के मध्य और विभागों के मध्य अभिसरण पर भी बल देता है। इन सभी लक्ष्यों के माध्यम से मुख्य रूप से यह प्रयास किया जाता है कि हम पोषण संबंधी परिणामों में सुधार ला सकें। इसके अलावा पहले 1000 दिनों में कवरेज के प्रलेखन पर भी बल दिया जाता है, जैसे कि इसमें गर्भधारण के पंजीकरण की बात की जाती है, प्रसव पूर्ण जांच की बात की जाती है और विशेष रूप से स्तनपान आदि को बढ़ावा दिया जाता है। साक्ष्य लगातार बता रहे हैं कि यदि हमें पोषण के परिणामों में बदलाव लाना है तो हमें साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप करने होंगे, इनके कवरेज को बढ़ाना होगा, इसमें निरंतरता लानी होगी, इसमें तीव्रता बढ़ानी होगी, गुणवत्ता लानी होगी और समता के साथ इसके वितरण की भी आवश्यकता है। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति का ध्यान रखने के साथ ही उनके वजन, हीमोग्लोबिन के स्तर, गर्भाधान के समय उनकी उम्र और सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तर आदि के बारे में भी कार्य करने की आवश्यकता है। इसके तहत मुख्य रूप से गर्भधारण के पहले जो देखभाल होती है वह काफी आवश्यक है, जिसके संदर्भ में 2018 से ही प्रयास किया जा रहा है। 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र और यूनिसेफ के साथ मिलकर नासिक जिले में महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचारी कार्यक्रम को शुरू किया। यह कार्यक्रम 27 महीनों का था और इस कार्यक्रम में यह देखा गया कि यदि हम किशोर लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं तो ऐसा करने से न केवल नवजात शिशु के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, अपितु जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म और नवजात मृत्यु दर को भी रोका जा सकता है। यही कारण है कि हमें गर्भधारण से पहले देखभाल यानी गर्भावस्था से पहले देखभाल को सर्वव्यापी रूप से अपनाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हमें इन सभी लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करना है तो इस प्रकार के हस्तक्षेप फ्रंटलाइन वर्कफोर्स के एक बेहतर नेटवर्क के द्वारा अंतिम बिंदु तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसमें शामिल किया जाता है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी आशा को, इसमें शामिल हैं सामान्य नर्स, सहायक नर्स और दाई, और साथ ही इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। इनके द्वारा मुख्य रूप से समुदाय को सशक्त बनाने में भूमिका निभाई जाती है। अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में इनके द्वारा बुनियादी पोषण स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जाता है, स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता है, जमीनी समर्थन प्रदान किया जाता है और जागरूकता में भी सुधार किया जाता है। साक्ष्य लगातार ये बताते हैं कि यदि हमें बेहतर शिशु मातृ स्वास्थ्य के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका को बढ़ाना है तो इसमें कुछ अन्य कारकों को भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि इन वर्कर्स को बेहतर पारिवारिक समर्थन भी दिया जाना चाहिए। इसमें पुरुष, विशेष रूप से पिता भी मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा अपने घरों और समुदायों के भीतर बेहतर मातृ और नवजात स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अध्ययन ये बताते हैं कि यदि पहली तिमाही में माताओं को प्रसव पूर्ण देखभाल मिले तो बेहतर स्वास्थ्य की संभावना 1.5 गुना बढ़ जाती है, और विशेष रूप से तब जब गर्भावस्था के दौरान पिता शामिल हों। इसके अलावा इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षकों को भी
पंचायत प्रधान का समर्थन मिलना आवश्यक है, जिनके द्वारा सामुदायिक आधार पर बेहतर सामुदायिक पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे सामुदायिक जागरूकता बढ़ती है, जिससे कुपोषित बच्चों का जल्दी पता लगाया जा सकता है और बेहतर स्वास्थ्य कुपोषण को सुनिश्चित किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इसके तहत हमें नियमित आधार पर कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देनी होगी, उन्हें डेटा संचालित समीक्षाओं पर बल देने को प्राथमिकता देनी होगी और जमीनी स्तर पर मुद्दों को भी बेहतर रूप से ध्यान देना होगा। इस प्रकार ये कहा जाता है कि हमारे फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंतिम छोर पर बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 5 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही पॉलिटी से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट पर। हाल ही में तमिलनाडु के नीलगिरी में आदिवासियों को पॉक्सो एक्ट, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के नाम से भी जाना जाता है, इसके चलते कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके संदर्भ में कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि आदिवासियों में सामान्य रूप से 18 वर्ष से कम की आयु में ही युवक युवतियों के बीच सहमति से शारीरिक संबंधों को बनाए रखने की प्रवृत्ति रही है। हालांकि यह जो पॉक्सो अधिनियम है वह इसको दंडनीय अपराध बनाता है, जिसके चलते युवाओं को जेल की सजा हो सकती है। यही कारण है कि अनेक आदिवासियों के द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया जा रहा है। उनमें से बहुतों का यह भी कहना है कि वे इस कानून के प्रावधानों से अनजान हैं और उन्हें एक ऐसे अपराध के लिए जेल की सजा हो सकती है जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था कि वास्तव में वे जो कृत्य कर रहे हैं वह कानून के तहत दंडनीय है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसके संदर्भ में विशेष रूप से आदिवासियों में पॉक्सो अधिनियम के बारे में और जागरूकता प्रसारित किए जाने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम पॉक्सो अधिनियम को समझने का प्रयास करें तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी पॉक्सो अधिनियम 2012, जो मुख्य रूप से बच्चों के हितों भलाई की रक्षा के लिए बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया। यह एक बच्चे को 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को सर्वोपरि मानता है। यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को भी परिभाषित करता है, जिसमें यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य आदि को शामिल किया गया है। यह कुछ परिस्थितियों में जब यौन हमले किए जाते हैं तो उनको भयावह मानता है, जैसे कि जब दुर्व्यवहार सहन करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो या जब दुर्व्यवहार किसी परिवार के सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या चिकित्सक के द्वारा किया गया हो। यह जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को एक बाल संरक्षक की भूमिका में भी देखता है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि यदि बाल यौन शोषण आदि का मामला देखा जाए तो उसका निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से 1 साल के भीतर किया जाना चाहिए। अगस्त 2019 में इसमें और ज्यादा कठोर प्रावधानों को डाला गया, जिसके तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और पॉलिटी दोनों से जोड़कर देखा जा सकता है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे प्रत्यर्पण पर। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध को मंजूरी दी, जो मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों का भारत में सामना कर रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और ब्रिटेन ने 1992 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस पृष्ठभूमि में यदि हम प्रत्यर्पण को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्यर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य के अनुरोध पर अनुरोधकर्ता राज्य में एक आरोपी व्यक्ति को सौंपता है।
सामान्य तौर पर प्रत्यर्पण में एक ऐसी प्रक्रिया देखी जाती है कि इसके तहत यदि एक देश से अपराध करके कोई व्यक्ति दूसरे देश में भागता है और दोनों देशों के मध्य इस प्रकार की एक संधि होती है, तो भागे गए देश से उस व्यक्ति को वापस लाया जा सकता है। इसके तहत एक दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उस देश में भेजा जाता है जहां से वे अपराध करके भागा हो। प्रत्यर्पण योग्य व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जिन पर अपराध का आरोप लगाया गया है, हालांकि अभी तक मुकदमा नहीं चला, जिन पर मुकदमा चलाया गया है और दोषी ठहराया गया है, किंतु जो हिरासत से भाग गए होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत में एक भगोड़े अपराधी का प्रत्यर्पण भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत विनियमित होता है। यह किसी व्यक्ति को भारत में प्रत्यर्पित करने और भारत से विदेशों में भेजने दोनों के संबंध में है। इसमें प्रत्यर्पण का आधार भारत और दूसरे देश के मध्य एक संधि हो सकती है। वर्तमान में भारत की 40 से अधिक देशों के साथ ऐसी संधि है और 11 देशों के साथ इसको लेकर समझौता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब प्रत्यर्पण किया जाता है तो इसके संबंध में कुछ निश्चित सिद्धांतों का भी पालन किया जाता है, जैसे कि प्रत्यर्पण केवल उन्हीं अपराधों पर लागू होता है जिनका उल्लेख संधि में किया गया है। यह दोहरी आपराधिकता सिद्धांत को लागू करता है, जिसका अर्थ है कि अनुरोध करने वाले देश के साथ साथ अनुरोध किए गए देश के राष्ट्रीय कानूनों में भी वह अपराध के रूप में शामिल हो। यानी भारत में अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो भारत में दंडनीय है, तो अगर वो भाग कर यूनाइटेड किंगडम जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम में भी उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुरोधित देश को यह संतुष्ट होना चाहिए कि अपराधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यानी वह किसी न किसी रूप में आरोपी हो सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रत्यर्पण केवल उसी अपराध के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि आरोपी की निष्पक्ष सुनाई हो। इस रूप में प्रत्यर्पण के तहत काफी सारे नियमों का पालन किया जाता है, जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसमें हम बात करेंगे कोप 27 शिखर सम्मेलन पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने मिस्र में कोप 27 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में एकत्रित देशों से कहा कि वे एक कठोर विकल्प का सामना कर रहे हैं, या तो उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सब एक साथ काम करें या आने वाली पीढ़ियों को जलवायु तबाही के लिए छोड़ दें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दुनिया यूक्रेन रूस के युद्ध, बड़े पैमाने पर उपभोक्ता मुद्रास्फीति और ऊर्जा की कमी से विचलित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार मानवता के पास अब एक ही विकल्प है, या तो सहयोग करें या नाश हो जाएं। महासचिव का ये मानना है कि दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन के पास इस समझौते को वास्तविकता बनाने के प्रयासों में शामिल होने की विशेष जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब देशों के बीच एक समझौते का भी आह्वान किया, ताकि जीवाश्म ईंधन से संक्रमण में तेजी लाई जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब देश उत्सर्जन को कम करें और पहले से हो चुके जलवायु प्रभावों का सामना कर सकें। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 समिट, जिसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, वह वर्तमान में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि कोप 27 जलवायु परिवर्तन का सामना किए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन है। इसी के चलते इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 यानी इसके पक्षकारों का 27वां सम्मेलन कहा जाता है। इसमें जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में जो पिछला सम्मेलन हुआ, जिसे कोप 26 कहा जा रहा है, उसके परिणामों पर इसे आधारित किया गया है। यही कारण है कि सम्मेलन में अनेक विषयों पर चर्चा की जानी है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को किस प्रकार से कम किया जाए।
इसके संदर्भ में किस प्रकार से लचीलेपन का निर्माण किया जाए और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन कैसे हो। साथ ही विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के वित्त पोषण के संबंध में प्रतिबद्धताओं को कैसे पूरा किया जाए, यह भी इसके एजेंडे में शामिल है। अब हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पारंपरिक प्रतिद्वंदियों के बीच अब एक निश्चित ठंडी शांति है जिसमें किसी भी भव्य रिश्ते, भव्य इशारों या भव्य आउटरीच के लिए कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। भारत पाकिस्तान हालिया संबंधों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, जैसा कि पूरे भारत में बदलाव की कुछ कहानियां दिखाती हैं, यह महत्वपूर्ण है कि फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया जाए जो अंतिम छोर तक मां और बच्चे के पोषण और विकास के परिणामों को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत पाकिस्तान संबंधों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत पाकिस्तान संबंधों में हालिया परिवर्तनों की व्याख्या करेंगे। संबंधों में हालिया उतार के कारकों को समझाएंगे। संबंधों में हालिया उतार के निहितार्थों को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की भूमिका में आप फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप बेहतर मातृ व बाल स्वास्थ्य में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका की व्याख्या करेंगे। इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण उदाहरण देंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयोगी सुझावों को भी स्पष्ट करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।